माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक व्यक्ति खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती थी, जिस कारण असफलता कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जगह जगह जाकर खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा। तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। अब तो ये खिचड़ी बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जीवन काटिएगा। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और ना ही अब वो उम्र रही जहाँ अधिक मेहनत का कोई काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार। पर एक बात है कि तुम भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी निराश हो गया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना भाग्यवान कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ बितानी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपने भाग्य का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब परिस्थिति की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूंगी कि वो आपको सफलता दिलाएं। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं मीनाक्षी। ईश्वर ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करने। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से मनोकामना मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना सुंदर पत्थर है। हाँ, है तो काफी आकर्षक। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। मदन वो पत्थर उठाता है और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस अब इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना मीनाक्षी। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी कोई खरीदेगा नहीं। मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई ग्राहक नहीं थे। तभी एक युवक वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं? काका, सादा भोजन उच्च विचार, अब जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। युवक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरी प्लेट सफाचट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका,
ये तो पनीर और दाल मखनी से भी बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये भोजन कुछ खास नहीं है। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। युवक की बातें सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास एकत्रित होने लगे। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी कि ये लड़का इतना खुशी से उछल रहा है? हमें भी तो खिलाओ, जरा हम भी तो देखें। मदन ने इस खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब प्रसन्नता से चकित रह गए। अरे वाह काका, क्या बात है, ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने भी ना टिके। धन्यवाद आप सभी का। मैं रोज ऐसी ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन आज बहुत खुश नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं? मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ और खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना, भरोसा नहीं होगा। बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मसाले तो रोज जितने पड़ते हैं उतने ही पड़े, तो आज ऐसा अलग क्या हुआ? अलग क्या जी, आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिरा था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका स्वाद बढ़ा होगा। जरूर ये हमारी प्रार्थना के कारण हमें भगवान से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ईश्वर की कृपा है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो वो पूछो। वो काका, मुझे मेरे पहले बोले गए कटु शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादे भोजन में कितना स्वाद है, और इसी वजह से मैं आपसे इसे बनाने का तरीका पूछने आया था। अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़ खिचड़ी बनाने की पूरी विधि बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। ये काका तो बड़े ही मूर्ख निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की विधि बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो पछतावा हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी विधि जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सच में खुश हूँ चंपक। बस ये नाटक रहने दीजिए, बोनी का समय है, बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए पड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटास ही ना हो इनके मन में, वो भी इनकी विधि चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर निशब्द हो अपनी दुकान में चला जाता है। कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई, आओ खा के देखो, बहुत बढ़िया बनी है। चंपक वहाँ उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
अरे क्या बात है मखनचू, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस ये खिचड़ी कुछ खास नहीं, जैसे घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका बना सकते हैं ऐसी खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की विधि के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने मुझे धोखा दिया है, जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि पूछी और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप भी लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था कि उन्होंने तुम्हें विधि बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो बस यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने दांत पीस कर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना भाग्यवान, और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को डालने के बाद ही इस खिचड़ी का स्वाद बढ़ता है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका, माफ करना, मैं तो बस जिज्ञासा के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से खिचड़ी का स्वाद कैसे बढ़ जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, पर इस तरह चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से कहिएगा नहीं। मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर भेजनी है। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर प्राप्त कहाँ से हुआ। ठीक है, सुनो बताता हूँ। मैंने घाट के पास वाले मंदिर में मनोकामना मांगी थी, जिसके बाद हमें नदी के किनारे ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मूर्खों की सोचने की शैली भी अलग ही होती है। एक बार विधि चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी जानकारी दे दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। मनोकामना मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। वैसा ही हुआ जैसा मदन काका ने कहा। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलती। एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहां पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई विधि चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखिए क्या नया बनाया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द हो उठी। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो शिकायत करूंगा अब चंपक। अरे भैया क्षमा करिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खुद चखा था इन्हें। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू। धन्यवाद काका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। इसमें अगर कहीं से किसी की गलती है तो चंपक वो तुम्हारी ही है। तुम मुझसे छल करके विधि पूछ सकते हो,
या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, पर तुम ईश्वर और स्वयं से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने अवगुणों का और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस घटना के बाद से मदन का जीवन सुखमय रहा। एक गांव में सुधा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा निरंजन और उसकी बेटी शिखा ही थी। उसकी बेटी शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सुधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शिखा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ। अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुधा का बेटा निरंजन वहां आकर बोला, शिखा, तुम बताते क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। सुधा अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ। मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप हैं जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए। हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है। मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर निरंजन और शिखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। सुधा बेचारी दिन भर रोती रही। अगले दिन सुधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शिखा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर सुधा अपने ब्यूटी पार्लर के दुकान में चली गई। दुकान के बाहर मोहिनी शायद शिखा का इंतजार कर रही थी। सुधा को देखकर वो चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शिखा मेम साहब नहीं है क्या? शिखा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 20 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। शिखा दीदी कहाँ है? मोहिनी के बोलने से पहले ही सुधा बोली, शिखा गांव छोड़कर चली गई है बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या करवाना है? देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे एक शादी में जाना है। सुधा मोहिनी की ओर देखकर बोली, सामने जो क्रीम रखी हुई है उसको उठाओ। सुधा अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली, अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सुधा की ओर देखकर बोली, माँ जी, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी, वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सुधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा।
कुछ महीनों बाद सुधा के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर सुधा से बोला, मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। सुधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना न कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की की मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने सुधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी सुधा उदास मन से अपने घर पर थी कि तभी मोहिनी वहां पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है, अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहां से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। मोहिनी को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखा ही दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहां पर रखूंगा। लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर सुधा के घर पर आ गया और सुधा से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने सुधा को धक्के देकर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया। सुधा बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर गई। तभी एक अजनबी औरत सुधा के पास आ गई। कौन हो तुम? तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो तो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो,
तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, तुम उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। सुधा उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वो औरत सुधा को सब कुछ समझाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुधा ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत सुधा के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। सुधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वो जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे सुधा के हाथ में रख दिए। एक दिन सुधा के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई हैं और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। सुधा ने अखबार में एक ऐड दे दिया। ऐड देते ही उसके मसाज पार्लर में और लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर सुधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सुधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया सुधा का ब्यूटी पार्लर चलना देखकर काफी परेशान हो चुका था। वो क्रोधित होते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मोहिनी? मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा, बल्कि बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं कि जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। आखिर उसके पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? पता नहीं। वो जिस जगह पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। सुधा वहाँ पर कैसे पहुँची, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और लोगों को इस बात से मतलब भी नहीं है, क्योंकि सुधा सबकी मदद कर रही है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो। तुम मेरा और अपने चेहरे का ऐसा मेकअप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि वो आखिर क्या चमत्कार करती है। वो दोनों बूढ़े का रूप लेकर सुधा के ब्यूटी पार्लर में चले गए। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दें। मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुधा ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं तो जवान ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और मोहिनी
वहां से निकलकर घर पर आ गए। हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मोहिनी। लगता है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप को साफ कर दो। सुधा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप साफ करने लगी, मगर मोहिनी के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप साफ नहीं हुआ। क्या हुआ मोहिनी, तुम्हारा मेकअप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेकअप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और मोहिनी घबराकर सीधे सुधा के पास चले गए। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी, जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। मोहिनी और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहां से चले गए। तभी वहां पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने सुधा की मदद की थी सामने निकल कर आई। कौन हो तुम? मैं मेकअप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैंने तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो गायब हो गई। धर्मपुर नाम का एक गांव था, जहां किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने के कारण वहां का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का सपना था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, तो मैं आज इस कदर परेशान नहीं होती और अपना भविष्य तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर सुबह मुझे ताना सुनाती हो। अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तुम्हें कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है। वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नील गाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है और ना बर्गर। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम है कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों चिंता न करो, हमारा समय भी बदलेगा। कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, अब और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहां पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए
और किशन से पूछने लगे। किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, अब क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार साथ है, न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बात पैसे की समझ आ रही है कि आर्थिक स्थिति तुम्हारी संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई व्यापार करना है, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है। और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की में नौकरी मिल जाती है। किशन, तुम्हें मैं महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें मन लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और इस बाजार में कभी नजर मत आना। तुम्हें यहाँ अब कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने आपके यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार, मैं अकेले कितना काम करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है ये मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2000 ही दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करवा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ, आ जाओ। अपने बच्चों की ये दशा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पिता किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी पत्नी की बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए अब अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चों से जूते पॉलिश करवा सकता है?
किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और मेरी पत्नी से भी। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें हर रोज इनके मन का खाना खिला सकूं, और इतना ही है तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूं। किशन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद मिलाकर तुम्हें मुझे पूरे 1 लाख देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी पत्नी साया से कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तो मैंने पिज्जा बनाने का काम सीखा था और अब मैं वही इस गांव के पास लगे हुए हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या सच? आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं, और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते एक दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा रहने लगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम जरूर काबिल होंगे, बस हमें मेहनत और लगन से सारे काम करने हैं। आपने सही कहा, अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छा संस्कार भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब ये मैं देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों मुझसे ले गया। मालिक, आप भी खाना खा चिंता कर रहे हैं, हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस सुंदर औरत को परोसा। वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है और आप अब घर की हुई। आप पैसों की चिंता ना कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस सुंदर औरत ने एक परी का रूप धारण कर लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया, मैं एक मायावी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन मोहित कर लिया। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो विशाल पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई और किशन और साया उस परी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनके दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान को हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए,
जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे की दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक पेड़ की डाली बहुत तेजी से उनकी तरफ आई और उन्हें अपने साथ उठाकर पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश न रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जाओ और अब तुम ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहां से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस पेड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक गांव में राजू नाम का एक 22 वर्षीय युवक रहा करता था। राजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके पिता मोहन उसके पास आकर उसे गुस्से से घूरने लगे। क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह मुझे ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हैं? राजू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? कितनी बार कहा है कि काम धंधे में मेरा हाथ बटाया करो, लेकिन तुम्हें आवारागर्दी करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे सपने कितने बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। आपको जो कुछ भी कहना है आप अभी कह लीजिए पिताजी, लेकिन देखिएगा जिस दिन मेरी दुबई में नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ लड़के हो राजू। अरे अपने देश में धन की आखिर क्या कमी है जो तुम विदेश में जाने के सपने देखते हो? आप कुछ भी कहिए पिताजी, लेकिन मैं आपकी पानी पूरी की दुकान पर नहीं बैठने वाला। इतना बोलकर राजू अपने घर से बाहर निकल गया कि तभी उसे प्रीति ने आवाज देकर पुकारा। प्रीति राजू की प्रेमिका थी। राजू, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। प्रीति, मैं इस वक्त बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे सुबह सुबह आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। आखिर वो तुमसे गलत क्या कहते हैं राजू? वो सिर्फ तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने के लिए तो बोलते हैं ना? अरे मुझे नहीं बेचनी पानी पूरी। अब तुम भी सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने मत बैठ जाना। वो सब छोड़ो राजू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें तो पता है मेरे पिताजी का कांटेक्ट दुबई तक है। कल मेरे पिताजी के दोस्त जो कि दुबई में बहुत बड़े शेख हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, यहाँ आने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर राजू के चेहरे से गुस्सा उड़ गया और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सच प्रीति? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कल उनसे जरूर मिलवाऊंगी। अगले दिन दोपहर के समय प्रीति खुशी खुशी चहकती हुई राजू के घर पर आ गई। अरे प्रीति, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसी? बुद्धू, तुम्हारे लिए खुश हूँ। पिताजी के दोस्त शेख हमारे घर पर ही ठहरे हैं। तुम जल्दी से चलो। लेकिन प्रीति, उनके सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगा? उनके लिए कोई उपहार ले जाना तो जरूरी है ना, ताकि वो उपहार देखकर खुश हो जाएं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आया। अरे, तुम्हारे पिताजी की पानी पूरी तो दूर दूर तक मशहूर है। तुम अपने पिताजी की पानी पूरी ही उनके लिए क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी ये शेख लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली क्या? अब इतनी जल्दबाजी में उनके लिए यही भेंट सही होगी। ठीक है, चलो।
राजू अपने पिताजी की पानी पूरी एक बहुत ही अच्छे बर्तन में प्रीति के घर पर ले गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, उरी बाबा, ये लड़का कौन होती और ये हाथ में क्या पकड़ाती? राजू प्रीति की ओर देखकर बोला, ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। राजू शेख की ओर देखकर बोला, ये मेरे पिताजी के हाथ की बनी हुई पानी पूरी होती, जो कि सारे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध होती। उरी बाबा, ये प्रसिद्ध क्या होती? प्रसिद्ध मतलब इनके पिताजी की पानी पूरी सारे इंडिया में बहुत ही मशहूर होती। आप ये पानी पूरी खाती तो आपको मजा आ जाती। प्रीति के कहने पर शेख पानी पूरी खाने लगा। शेख को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई। उरी बाबा, ये तो बहुत टेस्टी होती, हमको खाकर इसे मजा आ गई। इतना बोलकर शेख राजू की ओर देखकर बोला, तुम क्या काम करती? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरा सपना है कि मैं भी दुबई में जाकर नौकरी करूं। उरी बाबा, ये क्या बोलती? हमको कुछ भी समझ में नहीं आती। प्रीति राजू की ओर देखकर बोली, राजू, तुम शेख से शेख की ही जुबान में बात क्यों नहीं करते? राजू शेख की ओर देखकर बोला, अभी हम कुछ नहीं करती, लेकिन हमारा सपना है कि हम दुबई जाती और वहाँ बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया लाती। हम यहाँ पर कुछ दिन रुकती, उसके बाद हम तुमको अपने साथ दुबई ले जाती और अपनी कंपनी में तुमको नौकरी देती। तभी एक कार प्रीति के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उस कार में एक बहुत ही अमीर दिखने वाला व्यक्ति आया। शेख उस अमीर व्यक्ति के साथ उसी की कार में बैठकर कहीं चला गया। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब कहाँ गए हैं? शेख साहब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डील करने आए हैं। वो तो यारी दोस्ती में वो मेरे घर पर ठहरे हैं। हालांकि वो तो यहाँ के 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, शेख साहब ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें दुबई ले जाएंगे। अब तुम्हारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। राजू खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपने पिता को बताने लगा। राजू की बात सुनकर राजू के पिता मोहन मुस्कुराते हुए बोले, राजू, तुम आज तक ठीक से मेरी दुकान पर पूरे दिन कभी नहीं बैठे, परंतु मुझे विश्वास है कि जिस दिन तुम मेरी दुकान पर पूरे दिन बैठ जाओगे, उस दिन तुम दुबई जाने का सपना छोड़ दोगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ। और जिस दिन मैं दुबई चला गया ना पिताजी, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि दुबई में कितनी इनकम होती है और दुबई के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है पिताजी कि शेख के पास कितना पैसा है। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराकर बाहर चला गया। अगले दिन राजू प्रीति के घर पर गया, मगर उसने देखा कि शेख मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। राजू प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, शेख साहब को क्या हुआ? इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊं राजू, मैंने शेख साहब को मना किया था, यहाँ पर व्यापार बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, लेकिन शेख साहब ने मेरी सुनी ही नहीं। मतलब कल जो व्यक्ति शेख साहब को लेने आया था, वो शेख साहब को चूना लगाकर भाग गया। दरअसल वो एक फ्रॉड था। तभी शेख उदास होता हुआ प्रीति के पिता की ओर देखकर बोला, अब हम क्या करती, हम तो बर्बाद हो गई। अब हम घर कैसे जाएगी? हमारे पास सिर्फ थोड़ी सही पैसे बची। हम सोचती कि हम यहीं से कुछ कमा कर अपने घर ले जाती, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम क्या काम करती। शेख ने इतना कहा ही था कि तभी राजू के पिता मोहन वहां पर आकर शेख की ओर देखने लगे। शेख मोहन की ओर देखकर बोला, उरी बाबा, तुम कौन होती? तुम्हारा चेहरा तो इस लड़के से बहुत मिलती। मैं इस लड़के का पिता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसी? तुम हमारी मदद कैसे कर पाती? हम इस देश में नया होती, हमारे पास अब कुछ नहीं बची, हम बर्बाद हो गई। कोई बात नहीं, कल तुमने जो मेरे हाथ की पानी पूरी खाई थी,
वो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकता हूँ। अगर तुम पानी पूरी बेचोगे तो तुम अपना पैसा बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शेख पानी पूरी बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकते? वैसे भी अब ये बर्बाद हो चुके हैं और पानी पूरी बेचना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे देखिए, मैं एक दिन में पानी पूरी बेचकर कितना कमाता हूँ, इस बात का अंदाजा मेरे बेटे को भी नहीं है। प्रीति के पिता शेख को मोहन के पिता की कही हुई बात समझाने लगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया होती, हमको पसंद आई। हम पानी पूरी बेचती और बहुत सारा पैसा कमा कर दुबई ले जाती। शेख उस दिन के बाद मोहन के साथ पानी पूरी बनाना सीखने लगा। अब उसका ध्यान सिर्फ पानी पूरी बनाने सीखने की कला पर होती। ये सब देखकर राजू प्रीति से बोला, ये क्या प्रीति, मैं तो शेख साहब के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा था, मगर शेख साहब तो मेरे पिताजी से ही पानी पूरी बनाना सीखने लगे, जिससे मुझे सख्त नफरत है। प्रीति राजू की बात पर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद शेख पानी पूरी बनाना सीख गया और मोहन के बगल में ही एक दुकान खोलकर बैठ गया और आवाज लगाने लगा, अरे एक बार जो हमारे हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाती, उसे मजा आ जाती। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। शेख को पानी पूरी बेचते देख वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, अरे ये कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये वाकई में शेख है या फिर शेख जैसे कपड़े पहना हुआ है? अब ये तो इससे पूछ कर ही पता चलेगा। वो व्यक्ति शेख के पास जाकर बोला, अरे क्या तुम असली शेख हो? ये तुम कैसी बातें करती? हम असली शेख होती। तो तुम पानी पूरी क्यों बेचती? क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद हो गई। हम पानी पूरी बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर दुबई ले जाती। तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाती, मुझे बहुत तेज भूख लगती। शेख ने खुशी खुशी उस व्यक्ति को एक प्लेट पानी पूरी लगा दी। वो व्यक्ति पानी पूरी खाकर खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, तुम वाकई पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती। क्या हम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती? अगर ऐसी होती तो हम दुबई में भी जाकर पानी पूरी ही बनाती। कुछ ही दिनों में शेख की दुकान पर बहुत से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कोई भी अगर शेख को पानी पूरी बेचते हुए देखता तो वो तुरंत शेख की दुकान पर पानी पूरी खाने आ जाता। शेख को पानी पूरी बेचते हुए काफी समय हो गया और उसके पास धन का भंडार एकत्रित हो गया। शेख खुश होते हुए मोहन के पास आकर बोला, हमारे साथ जब फ्रॉड होती तो हम समझे कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मदद करी, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भारतीय हमेशा अपने देश में आए हुए मेहमानों की मदद करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरे ही देश के किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने आपकी मदद की सोची, ताकि आप अपने दिल में मेरे देश के लिए कोई मैल रखकर यहाँ से ना जाएं। अब हमारे पास इतना रुपए होती कि हम अपने देश वापस जा सकती और हम वहाँ पर भी पानी पूरी का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती, और हम चाहती कि उस रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से होती। यह तो आपका बड़प्पन है शेख। तभी वहाँ पर राजू आ गया। शेख राजू की ओर देखकर बोला, और तुम भी हमारे साथ दुबई चलती और हमारे रेस्टोरेंट में काम करती। राजू शेख की ओर देखकर बोला, नहीं शेख साहब, मुझे समझ आ गया है कि अपना देश होता है, और मेरी ये भी समझ में आ गया है कि हमारा इंडिया किसी से कम नहीं है। जिस पानी पूरी की हमेशा मैं अपने पिता के सामने बुराई किया करता था, आज उसी पानी पूरी को बेचकर आप धन कमाकर अपने देश वापस जा रहे हैं, तो भला मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन करती तो तुम हमारे पास दुबई जरूर आती। इतना कहकर शेख सबसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। मोहन राजू की ओर मुस्कुराकर देखकर बोला,
तुम्हें तो शेख ने दुबई जाने का ऑफर दिया था। तुम्हें पता भी है कि वो मेरे नाम का एक रेस्टोरेंट दुबई में खोलना चाहता था। तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? क्या मैं पागल हूँ जो मैं उसके साथ दुबई जाता? अरे जिसकी मदद खुद मेरे पिताजी ने की हो, भला मैं उसके यहाँ नौकरी क्यों करूँ? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि अपने देश की कमाई असली कमाई होती है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। राजू की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद राजू अपने पिता के साथ खुशी खुशी उनका हाथ बटाने लगा।